हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम थोड़े और डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो हम जल्दी की कोशिश करेंगे, दूसरी हम प्री केस में क्वेश्चंस ज़्यादा बनाएंगे आज हम सेक्शंस के साथ। तो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो किसी भी सेक्शन से बन सकते हैं, वो थोड़े थोड़े बनाएंगे साथ साथ में। तो हमने सेक्शन 9 पार्ट 2 में सेक्शन 9 तक हमने ख़त्म कर दिया था। ठीक है जी, आज हम करेंगे स्टार्ट सेक्शन 10 से, जो है सर्विस प्रोवाइडर्स। अब सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ अभी नहीं पढ़ी है, ऊपर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन थी। उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर की ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, मजिस्ट्रेट की इंफॉर्मेशन है, और उसके अलावा शेल्टर होम्स की इंफॉर्मेशन है। पर सर्विस प्रोवाइडर्स का सिर्फ नाम नाम देखा था, इसमें हम देखेंगे कि क्या है। फिर ये सब्जेक्ट टू द रूल्स एज में बी मेड इन दिस बिहाफ। रूल्स कौन बनाएगा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी वॉलेंट्री एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है जी, अब ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर में सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, और अ कंपनी रजिस्टर्ड, या तो सोसाइटी रजिस्टर्ड या तो फिर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स विद, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, विद the objective of protecting the rights and interest of women by any lawful means। अब इसमें राइट्स एंड इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ये कोई एनजीओ भी हो सकता है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ लीगल एड। ठीक है जी, क्या क्या करेंगे वो? प्रोवाइडिंग ऑफ लीगल एड, मेडिकल, फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस, shall register itself with the state government as a service provider for the purposes of this act। ठीक है जी, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए हम छोटा सा जल्दी जल्दी समझेंगे। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस 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 प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर क्या होंगे? सर्विस प्रोवाइडर होंगे सबसे पहले तो कोई वॉलेंट्री एसोसिएशन, जो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो या फिर कंपनी रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनीज एक्ट। किसके लिए वो काम करे? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन। ठीक है, राइट, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन। उसके अलावा फिर ये, लेकिन करेंगे कैसे प्रोटेक्शन? ये लीगल एड दे करके, या फिर मेडिकल सुविधा दे करके, या फाइनेंशियल, या फिर अदर असिस्टेंस। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा कि शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद द स्टेट गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, किसके साथ रजिस्टर करना है इनको? सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है जी, ये शैल को याद रखेंगे। पहले तो ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन इसमें सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में, या फिर होनी चाहिए कंपनीज एक्ट में। उसके बाद इनको रजिस्टर करना है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है जी, दो रजिस्ट्रेशन होंगे इनके, सिंपल सा है, दो रजिस्ट्रेशन होंगे, शैल रजिस्टर करना है। ठीक है जी, उसके बाद है सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर द सबसेक्शन 1 शैल हैव द पावर। ठीक है जी, शैल हैव द पावर रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR ये बना सकते हैं इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, लाइक अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, इफ द एग्रीव्ड पर्सन सो डिजायर्स फॉरवर्ड ए कॉपी देयर टू द मजिस्ट्रेट। अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहता है तो मजिस्ट्रेट को भी कॉपी फॉरवर्ड कर दे। एंड द प्रोटेक्शन ऑफिसर हैविंग jurisdiction इन द एरिया वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस भी। ठीक है, ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी फॉरवर्ड करनी है।
Get the aggrieved person medically examined and forward a copy of the medical report to the protection officer। ठीक है जी। वही हमने जैसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर में की तरह बताया था कि सबको एक दूसरे को रिपोर्ट शेयर करनी है, स्टेटस पता होना चाहिए कि एक person को किस साइड पे क्या स्टेटस है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हो या प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा हो या मैजिस्ट्रेट के द्वारा हो। कोई भी है, सब एक दूसरे को रिपोर्ट शेयर करेंगे, पुलिस पुलिस भी। एंड पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स डोमेस्टिक। गेट द एग्रीव पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड और फॉरवर्ड करनी है प्रोटेक्शन ऑफिसर को एंड पुलिस ऑफिसर को। ठीक है जी। एंश्योर द एग्रीव पर्सन प्रोवाइडेड शेल्टर। शेल्टर भी देना है। शेल्टर मेडिकली एग्जामिन्ड और डोमेस्टिक रिपोर्ट, ये तो इसकी पावर से क्या क्या कर सकता है। ठीक है जी। लाइक एनजीओ, ये लिखा हुआ है लाइक एनजीओ। ठीक है जी, ये तीन पावर है इसकी। डोमेस्टिक इम्प्रेशन रिपोर्ट बनाने की, मेडिकली एग्जामिन कराने की और शेल्टर दिलाने की। If she is sorry, forward a report of the lodging of the aggrieved person in the shelter home to the police। ठीक है जी। ये करेंगे सब अपने बलबूते पे। और अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहेगा तो वो रिपोर्ट भी भेज भेज सकता है। ठीक है जी। नो सूट प्रोसिक्यूशन, ये आ गया ना, बिकॉज ये लीगली कर रहे हैं अंडर दिस एक्ट, ऑल्दो दे आर डूइंग इट वॉलेंटरली, क्योंकि ऊपर लिखा था ना वॉलेंटरी एसोसिएशन, ये लिखा। वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब ये खुद से ही कर रहे हैं, लाइक एन एनजीओ की खुद ही हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बाई दे आर लीगली बाउंड टू हेल्प, नहीं। फिर आगे, नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस provider for any member of the service provider who is or who is deemed to be or acting or purporting to act under this act, while anything which is in good faith done or intended to be done in the exercise of the power of the discharge of the function under this act towards the prevention of the commission of the domestic violence। ठीक है जी। अब ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, सबकी ड्यूटीज आ चुकी है भाई। प्रोटेक्शन ऑफिसर की आ चुकी, मैजिस्ट्रेट की आ चुकी हैं, शेल्टर होम की आ चुकी है, अब इससे पहले हमारे सर्विस प्रोवाइडर की आ चुकी। तो ये भी पढ़ लिया हमने, सर्विस प्रोवाइडर होते क्या है। दो जगह उनको रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके बाद तीन पावर होती है उनके पास। ठीक है, और ये वॉलेंट्री एक्ट कर रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्टर आर गिवन वाइड पब्लिसिटी। है ना, पब्लिसिटी देनी है जरूरी, जैसे ऐड चलाने भाई। ठीक है जी, थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया एट द रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द पुलिस officers and member of the judicial service are given periodic sensitization and awareness training on the issues addressed by the। ठीक है जी। इनको भी ट्रेनिंग देते रहना है टाइम टू टाइम, जुडिशियल ऑफिसर्स को एंड पुलिस ऑफिसर्स को। ठीक है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज and department dealing with law, home affairs including law and order, health and human resources to address the issue of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted. Protocols of the various of the ministry concerned with the delivery service to the women under this act, including the codes, are prepared and put in place। ठीक है, आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आएगा नहीं। ठीक है जी। ये दो तो आएंगे नहीं, इनके इन दोनों में समझ सकते हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट में दोनों की ड्यूटीज आएंगी, सेंट्रल स्टेट की, ये याद रखिए बस। उसके बाद हम आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, चैप्टर 4। ठीक है जी। चैप्टर 3 में थे हमारे सेक्शन 4 से लेकर के और सेक्शन 11 तक। ठीक है। अब चैप्टर 4 में हमारे सेक्शन 12 से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया पार्ट, जो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एन एग्रीव्ड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी एप्लीकेशन। अभी ये हमें स्टार्ट करना है कि भाई बंदा स्टार्ट कैसे करे, किसी के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो स्टार्ट कैसे करे। ठीक है जी। सबसे पहले एन एग्रीव्ड पर्सन होगा और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन मे
प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। सिंपल, बिल्कुल। कौन कौन सीख कर सकता है भाई रिलीफ? मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है जी, मैजिस्ट्रेट के पास कोई भी एग्रीव्ड पर्सन या तो फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई एनी अदर पर्सन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन में प्रेजेंट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लगानी। ठीक है जी। टू द मैजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ, एक या एक से ज्यादा कोई भी रिलीफ अंडर दिस एक्ट मांग सकता है। सिंपल सा है, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या अग्रीव्ड पर्सन या कोई और पर्सन ऑन द बिहाफ एक एप्लीकेशन लगा सकते, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन। ठीक है जी। The magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider। ठीक है, इसमें ये प्रोटेक्शन रिपोर्ट आएगी कहाँ से? ये क्योंकि जब शिकायत मिलेगी, मान लीजिए प्रोटेक्शन ऑफिसर को शिकायत मिली, कोई तो बताएगा ही। मान लीजिए उसका कोई पड़ोसी बता दे, एक महिला ने, उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जाएगी और वहाँ रिपोर्ट बनाएगी। वो रिपोर्ट भी, और फिर बाद में मैजिस्ट्रेट को भी भेजती है रिपोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा ऑन द एप्लीकेशन, तब ये कोई भी रिलीफ की एप्लीकेशन लगाएगा अगर एग्रीड पर्सन, तो वो मैजिस्ट्रेट विल कंसिडर द DIR। ठीक है जी। द रिलीफ sought under subsection 1 may include relief of issuance of an order, payment of compensation damages without prejudice to the right of such person, institute a suit for compensation of damages for the injuries to. The relief sought under subsection 1 may include a relief of the issuance of an order। ठीक है, अब इसमें ये भी रिलीफ साथ में ले सकते हैं, मांग सकते हैं कि एक ऑर्डर दे दीजिए फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, इसके साथ साथ सबसेक्शन 1 के एप्लीकेशन के साथ साथ ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और damages which would prejudice the right of the such person to institute a suit for compensation or damages without prejudice। मतलब इसमें तो कर ही सकता है DV प्लस सिविल, सिविल सूट दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें भी कंपनसेशन मांग सकता है और सिविल सूट में भी मांग सकता है, एक साथ मांग सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है जी। Limitation does not apply on Section 20 because according to the retrospective nature of the act and definition of aggrieved person clearly states that at any point of time, इसका मतलब चाहे, मैंने कहा था ना, चाहे 1960 में हुआ हो तो भी इसमें नो लिमिटेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है। अब जो DV डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया गया है उसके लिए कंपनसेशन मांग सकते हैं DV एक्ट में एप्लीकेशन के साथ, विद एप्लीकेशन, या फिर और एंड में मांग सकते हैं सिविल सूट साथ साथ। ठीक है जी। दोनों जगह हम मांग सकते हैं एक साथ, provided that where a decree for the amount of compensation or damages has been passed by any court। प्रोवाइडेड दे दिया, इसी में अंदर प्रोवाइजो दे दिया, where the decree of any amount of compensation or damages has been passed by any court in the favor of the aggrieved person। जहाँ पे कोई डिक्री है अगर कंपनसेशन या डैमेजेस की इन द फेवर ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, द अमाउंट इफ एनी पेड और पेएबल इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर, या तो पे कर चुके हैं वो अमाउंट या फिर देनी है under this act, shall be set off against the amount payable under the decree, or the decree shall not withstanding anything contained in the code of civil procedure or any other law of the timing involved be executable for the balance amount if any left after such set off। अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट सेट ऑफ करते हैं लेकिन तब भी कोई अमाउंट रह जाती है, तो भी बाद में जा करके एग्रीव्ड पर्सन एग्जीक्यूट करा सकता है उसको, बची हुई अमाउंट। ठीक है, सिंपल सा है। एक तो कि सेट ऑफ हो जाएगी अमाउंट, मान लीजिए सिविल सूट में पहले ही 30 लाख रुपए मिल चुके हैं किसी महिला को, लेकिन यहाँ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि भाई 15 लाख में दे दो महिला को, मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो बचे 15 लाख के लिए वो फाइल्स
सूट फाइल कर सकते हैं एग्जीक्यूशन का सिविल कोर्ट में। एग्जीक्यूशन का मेरे रिमेनिंग 15 लाख जो आपके ऑर्डर से मिलने थे वो दे दीजिए। ठीक है, चाहे मैजिस्ट्रेट 1 लाख दे तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा जो सिविल कोर्ट ने 30 लाख का दे रखा है। ये नहीं है कि भाई सिविल कोर्ट ने 30 लाख बोल दिया और मैजिस्ट्रेट ने अब 1 लाख बोल दिया, तो रिस्पोंडेंट बोलता है नहीं जी अब मैं 30 लाख क्यों दूं, 30 लाख तो खत्म, यहाँ तो मैजिस्ट्रेट ने बोल तो दिया कि 1 लाख ही दो। नहीं जी, आपको पूरे 30 लाख कंप्लीट करने पड़ेंगे चाहे मैजिस्ट्रेट हो चाहे सिविल कोर्ट हो। ठीक है जी। एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन शैल बी इन फॉर्म एंड कंटेंट इन द पर्टिकुलर्स। ठीक है, फॉर्म को, फॉर्म मतलब सेक्शन के अंदर। द मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, है ना, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग शैल फिक्स अंडर sorry which shall not ordinarily be beyond 3 days from the date of receipt of the application by the court। 3 दिन की ही हमें डेट फिक्स करनी है मैजिस्ट्रेट की, ड्यूटी है। शैल वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। जब एप्लीकेशन लगाई है, जैसी एप्लीकेशन मिली है, मैजिस्ट्रेट को शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी ऑर्डिनरली बी बियॉन्ड 3 days। ठीक है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। किस किस दिन से 3 दिन के अंदर देनी है? शैल नॉट बियॉन्ड द 3 days फ्रॉम द डेट। आज मान लीजिए एप्लीकेशन दिए तो उसके 3 दिन के अंदर ही फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट समझिए, फर्स्ट डेट 3 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन, अब इसमें चाहे कोई भी एप्लीकेशन लगी हो, कोई भी रिलीफ मांगा हो, तो वो अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है ना, कि हमने पढ़ा था कोई भी रिलीफ मांग सकते हैं, वन और मोर रिलीफ्स अंडर दिस एक्ट। वो खत उसको हमें खत्म करना है 60 डेज के अंदर ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। कब से 60 डेज काउंट होंगे? फर्स्ट जब एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन उसके 3 दिन के अंदर एप्लीकेशन, 3 डेज के अंदर उसकी फर्स्ट हियरिंग, या फर्स्ट हियरिंग से 60 डेज। ठीक है जी, हम कंक्लूड करना है एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है जी, सेक्शन 12 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइमिंग इसमें बहुत जरूरी है, याद रखना पड़ेगा। 3 दिन में पहली है तो हमने देख लिया, 60 दिन में पूरी खत्म। ठीक है जी। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 13 पे, सर्विस ऑफ नोटिस। इन नोटिस ऑफ द डेट ऑफ द फर्स्ट the notice of the date of the hearing fixed under section 12 shall be given by the magistrate to the प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर को देनी है ये नोटिस ऑफ द डेट जो फिक्स हुई है। हु शैल get it served by such means as may be prescribed on the respondent। कोर्ट सीधा रिस्पोंडेंट को नहीं देगा, ठीक है जी, कोर्ट देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को, वो करेगा रिस्पोंडेंट को सर। ठीक है जी। on or an as the directed by the magistrate within a maximum period of 2 days because तीसरे दिन तो डेट ही फिक्स कर रखी है जज। और सच फॉर द रीजनेबल टाइम में भी अलाउड बाय द मैजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये देखिए सिविल लॉ जैसा थोड़ा पॉइंट डाल दिया है, रीजनेबल टाइम बताया नहीं गया कितना टाइम, बट रीजनेबल लिखते हैं। यूँ नहीं है कि अब रीजनेबल का मतलब कि भाई मैजिस्ट्रेट ने 90 डेज के बाद की फर्स्ट हियरिंग दे दी है, ना जी ना। रीजनेबल मतलब 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ओके। Declaration of service of the notice made in the protection officer in such form as may be prescribed shall be the proof of such notice was served upon the respondent। Declaration of service of notice made by the, इसने खाली खुद से डिक्लेयर करना है प्रोटेक्शन ऑफिसर, कोई साइन नहीं है। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने बोल दिया कि हाँ जी नोटिस सर्व हो गया तो हो गया, शैल बी द प्रूफ, है ना।
declaration of service of notice made by the protection officer and on other person as directed by the magistrate unless the contrary is proved. ठीक है, unless the contrary is proved. अब contrary proof ये तो डिक्लेरेशन दे देंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर जी जो भी होंगी महिला होंगी। ठीक है जी। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर ये तो दे देंगे प्रूफ मैंने तो कर दिया जी सर, उसी को मान लिया जाएगा। पर स्टिल स्टिल द रिस्पोंडेंट कैन rebut the claim and come to the court and say I did not got served the notice, नहीं हुआ मेरे पर, the notice was not served upon me। ठीक है जी। तो 12 में हमने एप्लीकेशन दी, 13 में 2 दिन के अंदर नोटिस देना है और 2 दिन के अंदर नोटिस देना है और किसको देना है, कोर्ट देगी प्रोटेक्शन ऑफिसर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा इनको स्पोंडेंट को। ठीक है जी। उसके बाद खाली डिक्लेरेशन ही मान लिया जाएगा कि नोटिस सर्व हो गया है, लेकिन स्टिल इट इज रिबटेबल, कैन बी रिबटल, रिबटल कैन बी डन बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है जी। काउंसलिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग। ठीक है जी। एप्लीकेशन फाइल हो गई, नोटिस पहुंच गए, तो अब क्या होगी काउंसलिंग। द मैजिस्ट्रेट में नहीं एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट और द एग्रीड पर्सन, कोई किसी को भी दोनों में से डायरेक्ट कर सकता है जी, ऐसा नहीं है खाली रिस्पोंडेंट। द मैजिस्ट्रेट में लिखा शैल में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट और द एग्रीड पर्सन आइदर सिंगली और जॉइंटली। ठीक है जी। टू अंडरगो काउंसलिंग विद एनी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, या तो दोनों एक साथ काउंसलिंग पे जाइए या अलग अलग भी जाइए काउंसलिंग पे एक सर्विस प्रोवाइडर के पास। जैसे मैरिज काउंसलर होगा ना, जो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं who possess such qualification and experience in counseling as may be prescribed। ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है ऐसों के पास काउंसलिंग के लिए मजिस्ट्रेट भेज सकता है किसी भी स्टेज पे एक को या दोनों को, या फिर डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट किसी को भी भेज सकता है, या तो एक साथ या दोनों को अलग अलग। ठीक है। फिर द मजिस्ट्रेट हैज इशूड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 where the magistrate has issued any direction under the subsection 1, he shall fix the next date of hearing of the case within a period not exceeding 2 months। अगली जो भी डेट देंगे वो 2 महीने के अंदर की ही होगी, यानी कि काउंसलिंग को हमें काउंसलिंग अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो 2 मंथ्स के अंदर खत्म होना चाहिए। नोटिस था 3 दिन में पहुंचाना है, सर्विस प्रोवाइडर सॉरी प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा। ठीक है जी। 60 डेज में प्रोसीडिंग खत्म करनी है सारी। उसके बाद 2 दिन के अंदर का टाइम मिलेगा, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर को देना है। फिर काउंसलिंग पे भेज सकते हैं मैजिस्ट्रेट का, भेज तो किसी भी स्टेज पे सकता है, पर स्टार्टिंग में ही कोशिश करके देखते हैं कि हम भेजने से फायदा होगा या नहीं होगा। और फिर एक आज डेट लगी, इस डेट पे काउंसलिंग पे भेज दिया, तो काउंसलिंग में भेजना अगली डेट 60 डेज के अंदर ही लगी। समझे। मान लीजिए 1 तारीख को भेजा है, 1 मार्च, तो 1 मार्च से 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 1 मई, यानी कि 1 मई से ऊपर की डेट नहीं मिटेगी 1 मार्च को अगर काउंसलिंग की डेट काउंसलिंग के लिए भेजा है तो। जैसे असिस्टेंट्स ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट का असिस्टेंस ले लेंगे। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द मैजिस्ट्रेट और मे सिक्योर द सर्विसेज ऑफ सच पर्सन प्रेफरेबली अ वुमेन, वुमेन की सर्विस। ठीक है जी। अब ये नया आ गया ना जी, वेलफेयर एक्सपर्ट, बहुत सारे लोग हो गए अब इसमें। मैजिस्ट्रेट हो गए जी, पुलिस ऑफिसर हो गए जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गए जी, शेल्टर होम हो गया जी, सर्विस प्रोवाइडर हो गया जी, अब ये एक और आ गया है हमारे पास वेलफेयर एक्सपर्ट। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 छह अलग तरह की फॉरम्स हो गई। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, किसी भी प्रोसीडिंग में, ठीक है, अंडर दिस एक्ट द मैजिस्ट्रेट मे सिक्योर द सर्विस of such person, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not। जिनके रिलेटेड भी हो तब भी चलेगा, aggrieved person।
रिस्पोंडेंट के नहीं, एग्रीड पर्सन के। इंक्लूडिंग ए पर्सन एंगेज्ड इन प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर। ठीक है जी, जो कि प्रमोट करता है फैमिली वेलफेयर के काम में रहता है वो, एज ही थिंक्स फिट, है ना। एज ही थिंक्स फिट का मतलब मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग हिम इन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन। कि उनको समझाना ही है, मान लीजिए ये काउंसलिंग में भेजते टाइम, ये तो हमें एक साथी हम पटेंगे, ये भी एक तरह की काउंसलिंग जैसा ही होगा, बट एक एमिकस क्यूरे होता है ना, द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ऐसा है वेलफेयर एक्सपर्ट। जैसा आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरे होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो ये समझ लीजिए कोर्ट को असिस्ट करने के लिए कोर्ट इनको बोल सकता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये 60 प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा, बहुत जरूरी है ये चीज। इफ द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्ड इफ द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्ड दैट द circumstances of the case so warrant and if either party, ठीक है जी, या तो मैजिस्ट्रेट को लगे कि ऐसे चीजें हैं केस में जो पब्लिकली डिस्कस नहीं करनी चाहिए, एंड इफ either party to the proceedings so desires he may conduct the proceedings under the act and यहाँ पे शैल का वर्ड नहीं है, मे यूज है, मे इम्पोर्टेंट अगर 16 में, मे मैजिस्ट्रेट ऑन हिज ओन बिहाफ या फिर मैजिस्ट्रेट ऑन आइदर पार्टी। ठीक है जी, इसमें कोई भी पार्टी चाहे रिस्पोंडेंट हो या एग्रीव्ड पर्सन या रिस्पोंडेंट या मैजिस्ट्रेट, तीनों में से कोई भी चाहे तो मैजिस्ट्रेट मे कंडक्ट। खुद चाहेंगे तो मे का सवाल ही नहीं है, फिर तो कर ही देंगे। अगर ये दोनों रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन चाहेंगे तो मे भी कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट, ठीक है। राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, बहुत ज्यादा जरूरी, यहाँ से बहुत जरूरी सेक्शन स्टार्ट हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। ठीक है जी, चाहे किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो। ठीक है जी, एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द राइट टू रिजाइड in a shared household whether or not she has any right title beneficial interest in the same। अब देखिए एवरी वुमेन लिख दिया नाम, एवरी वुमेन यूं नहीं है कोई किसी के घर भी जाके रुक जाएगा, जिनका रिलेशनशिप है या तो मैरिज वाला है या इन द नेचर ऑफ मैरिज, इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप आ गया ना, यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल, मैंने वर्ड शैल यूज किया है। Have the right to reside in the shared household whether or not she has any right title beneficial interest in the same। ठीक है, shall have the right to reside यानी कि रहने का हक है इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, चाहे वो किराए का है चाहे उसका है, उसके किसी का भी है, उसके किसी रिलेटिव का भी है, रिस्पोंडेंट के तब भी, वेदर और नॉट शी हैज एनी राइट टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम, समझ गए, चाहे उसका राइट है या उसका टाइटल है या नहीं है तब भी। द एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी evicted, देखो जी कितना बड़ा ये, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ही बड़ा क्या है, इसमें ऐसी क्या चीज है। ये तो लिखा है shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law। save in कर दिया मतलब इस according to procedure established by law, कानूनी तरीके से निकाल सकता है, फोर्सफुली कोई भी नहीं निकाल सकता। shall not be evicted और excluded। अभी ये जो पॉइंट है ना, इस पे बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हैं दुनिया में जो मिसयूज भी होती हैं कई बार, बहुत जगह मिसयूज भी होती है, जिनको पता है। इनको बाद में बताऊंगा मैं, कभी मेंस की जब हम तैयारी करेंगे तो तब इनको बताऊंगा कहाँ का यूज हो सकता है। अभी के लिए याद रख लीजिए शैल नॉट बी evicted और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, ठीक है जी। जो रहती है एवरी वुमन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, किसको है ना, उसको एक राइट टू रिजाइड है, राइट टू रिजाइड सेक्शन 17। ठीक है जी, ये देखिए प्रोसीडिंग सेक्शन 12 में हम देखा था एप्लीकेशन, 13 नोटिस, 14 काउंसलिंग, 15 वेलफेयर एक्सपर्ट,
16 हमारा था, 16 हमारा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में थे रखा, ठीक है जी। ये तो हमारा प्रोसीजरल हो गया। और ये सब्सटेंटिव वाले सेक्शन हमारे 17 हमने राइट टू रिजाइड है। राइट टू रिजाइड 18 हमारा प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा, रिस्ट्रेंट ऑर्डर होगा, ठीक है। 17 हमने कर लिया, 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है जी। बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सेक्शन 25 द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एग्रीड पर्सन, ठीक है। मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एग्रीड पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है जी। एग्रीड पर्सन तो एप्लीकेशन से ही सुन लिया, उसमें क्या दिक्कत है। रिस्पोंडेंट को फर्स्ट डेट पे सुन लेगा, आफ्टर फर्स्ट हियरिंग, ठीक है जी। रिस्पोंडेंट को भी सुनने के बाद ऑन बीइंग प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड, ठीक है। एंड ऑन बीइंग प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड that the domestic violence has taken place or is likely to take place, है ना, restraint भी करने के लिए आज तक वही मिलेगा ना होने वाली। pass a protection order in the favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from, क्या करने से prohibit करते हैं। सबसे पहले तो इन पार्टियों को सुन ले मैजिस्ट्रेट, उसके बाद अगर उसे लगता है प्राइमा फेसी, उसे लगता है बिना एविडेंस के सिर्फ समझे सुनने भर से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है जी। और दस में भी हम दे सकते हैं वीडियो या फिर दिखा भी दें, कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो वो भी दिखाते हैं, DIR भी दिखाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसे लगता है कि हाँ भाई हुआ है ये तो, मतलब इट्स नॉट ए फाइनल डिसीजन, बट इस प्राइमा फेसा ही लगता है मैजिस्ट्रेट को कि ये बाद में डिसाइड होगा कि हाँ भाई डोमेस्टिक वायलेंस था या नहीं था। बट अगर उसे प्राइमा फेसा ही भी लगता है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर देंगे जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर। उसमें क्या क्या होगा भाई, किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्पोंडेंट को क्या करना होगा, ठीक है जी। कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये नहीं करना होगा रिस्पोंडेंट को बिल्कुल भी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था। अबाइडिंग और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब एडिंग, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, एडिंग एंड अबेटिंग, यानी कि किसी को एड भी नहीं करना ना अवेट करना इन द कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है जी। एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे वो काम करते हैं, द एग्रीड पर्सन और इफ द पर्सन एग्रीड इज अ चाइल्ड, इट्स स्कूल और एनी अदर प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है जी। वहाँ पे भी नहीं जाना है, या तो अपनी वाइफ के वर्क प्लेस पे, या बच्चों की भी जगह अगर बच्चे के एग्रीड है तो। अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर विद द एग्रीव्ड पर्सन इंक्लूडिंग पर्सनल ओरल रिटन और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट, कांटेक्ट भी नहीं करना है, अटेम्प्ट भी नहीं करना है, कांटेक्ट करना की दूर की बात, अटेम्प्ट भी नहीं करना, अटेम्प्ट टू कांटेक्ट, बातचीत ही नहीं करनी, उसके बाद आप बातचीत नहीं करो, वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन मानी जाएगी। उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है जी। जी पहले तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करनी, कोई एडिंग या बेटिंग नहीं करनी है, या फिर बच्चे की या फिर वुमेन की एम्प्लॉयमेंट वाली जगह नहीं जाना है। उसके बाद अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट, बोलने की भी वो इन्होंने फोन अच्छा है मेरे, पर्सनल ओरल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनिक, ये नहीं मैसेज भेज रहा है, सामने ही है लेकिन मैसेज भेज रहा है, नहीं जी नहीं। एलिनेटिंग एनी एसेट्स, बहुत जरूरी पॉइंट है, कोई एसेट नहीं बेच सकता, कोई घर प्लॉट फ्लैट कुछ नहीं बेच सकता, गाड़ी। ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स, ठीक है जी, और बैंक अकाउंट्स यूज्ड और हेल्ड और enjoyed बाय द बोथ ऑफ द पार्टीज। यूज्ड, कभी यूज भी किए हैं, देखना बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत छोटे छोटे वर्ड है, मतलब बहुत बड़े निकलते हैं, मतलब यूज्ड, ठीक है जी। और हेल्ड, थे, समझे अभी नहीं, यूज्ड किए थे, या फिर नॉट यूजिंग नहीं है, यूज्ड है, जो पहले भी किए थे बैंक अकाउंट या लॉकर, ये सेट थे पहले।
उनको भी रेंट दे सकते हैं। ये नहीं कि आज एक फ्लैट ले लिया जी, पुराना फ्लैट है वो बेच रहा है। नहीं जी नहीं, उसमें हम रहे थे पहले, उसे भी नहीं बेच सकते। समझे, बहुत बहुत डीप मीनिंग है यूज्ड और राइट था। और enjoyed, enjoyed मतलब बैक इन टाइम, नॉट enjoying, enjoyed by both the parties, ठीक है जी। jointly by the agreed person and the respondent, or singly by the respondent, including her stridhan or any other property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the magistrate। जब तक मजिस्ट्रेट ना बोले कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है, ठीक है जी। causing violence to the dependents, उनके डिपेंडेंट के ऊपर कोई किस कौन डिपेंडेंट होता है, सबसे पहले तो बच्चे होते हैं। और उसके अगर ओल्ड ओल्ड पेरेंट्स हैं तो वो भी डिपेंडेंट, अदर रिलेटिव्स और एनी पर्सन हु गिव द एग्रीड पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है जी। causing violence to dependents or other relatives or any person who gives the aggrieved person assistance from domestic violence। अब मान लीजिए कोई मदद ही कर रहा है उनकी, कोई पड़ोस का एक व्यक्ति है, ओल्ड मैन, नेबर, वो भी एनी पर्सन आएगा ना इसमें। who gives the agreed person assistance, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आ गया। उनसे से किसी के साथ वो बदतमीजी नहीं कर सकता है, वायलेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। कमिटिंग एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर देते टाइम मजिस्ट्रेट जो भी लिख के दे ये चीजें नहीं करनी तो वो नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप पूरा पूरा एक बार ही पढ़ लीजिए आप, इतना मुश्किल इजी है। उसके बाद आ गया जी रेसिडेंस ऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइनल ऑर्डर। ये तो अंतरिम ऑर्डर है, बिकॉज ये देखिए लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है अंतरिम ऑर्डर है, बिकॉज यहाँ लिखा प्राइमा फेसाई वर्ड हैज बीन यूज्ड, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मिलेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्राइमा फेसाई दे देगा मजिस्ट्रेट, क्योंकि प्रोटेक्ट तो करना ही है। रेसिडेंस ऑर्डर ये होगा फाइनली। फाइल डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, यानी कि तो डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 द मैजिस्ट्रेट में, ठीक है जी। जो भी रिलीफ के लिए एप्लीकेशन लगाई थी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 में, उसको डिस्पोज ऑफ करते टाइम, यानी कि उसके खत्म होने के टाइम पे फाइनल ऑर्डर। द मैजिस्ट्रेट में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड that the domestic violence has taken place, यहाँ पे प्रूव हो चुकी जी हुई है। वहाँ तो प्राइमा फेसाई थी सेक्शन 18 में, प्राइमा फेसाई, यहाँ पे है जी प्रूव्ड, ऑल बीइंग सेटिस्फाइड, ऑल द प्रूव्ड लिखा नहीं है, सेटिस्फाइड, अगर उसे सेटिस्फाइड है मजिस्ट्रेट, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें, हम देखेंगे जब मेंस के लिए तैयारी करेंगे तब। छोटे वर्ड मतलब कितना बड़ी रेजिडेंस ऑर्डर दे सकता है। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेशन, ठीक है। रिस्ट्रेन कर देंगे रिस्पोंडेंट को, कोई भी डिस्पोजेस ना करे वो, कहीं से निकाले ना, ठीक है जी। और एनी अदर मैनर डिस्टर्बिंग द पोजेशन ऑफ द एग्रीड पर्सन फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, whether or not the respondent has legal or equitable interest in the shared household, शेयर्ड हाउस होल्ड से उसे नहीं निकाल सकता है, फिर वही कर ही नहीं सकता डिस्पोजेस, ठीक है, किसी भी तरीके से। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, कि खुद को वो चला जाए उधर से, रिमूव हिमसेल्फ बहुत बड़ी चीज है, फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी of his relative from entering any portion of the shared household in which the aggrieved person resides। हाँ, अभी ये देखिए एक और भी वर्ड जरूरी है, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और ऑफिस रिलेटेड, यानी ये उसके सास ससुर हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है रिलेटिव उसका, फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन। देखा, एक घर के अंदर भी डिवीजन कर देंगे कि ये रूम ये रूम ये रूम ये रूम, 4 रूम है, इसमें से इधर नहीं आ सकता कोई भी रिलेटिव, क्योंकि उसके पर्सनल स्पेस में। द रिस्ट्रेनिंग, ठीक है, रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ, मतलब बेचने से,
द शेयर्ड हाउस होल्ड और एनकम्बरिंग द सेम। ठीक है, जो उनसे फायदे मिल रहे हैं शेयर्ड हाउस होल्ड से वो भी। ठीक है जी। Restraining the respondent from renouncing his rights in the shared household except with the leave of the magistrate। कि भाई मान लीजिए उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उससे वो कह रहे हैं भाई मुझे तो चाहिए ही नहीं। अब ये देखिए कि चीजें जो लिखी हैं उसमें, ये लोग करते हैं तब ये सोच के लिखी है, लॉ कमीशन ने रिकमेंड करी होंगी, फिर ये इसमें लिखी हुई है। इसलिए ये चीजें होती हैं कि लोग घर से निकालने के लिए लेडी को अपने घर ही त्याग ही कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। ये लो जी मुझे तो चाहिए ही नहीं प्रॉपर्टी, अब ये हो गई किसी और की और अब आप यहाँ से निकलो। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर द सेम लेवल ऑफ alternate accommodation। Directing the respondent to secure the same level of alternate accommodation कि दूसरी जगह सेम ऐसी ही घर दे वाइफ को रहने के लिए, enjoyed by her in the shared household or to pay rent of the same, या फिर रेंट देगी with the circumstances और इतना चाहे रेंट पे रखना पड़े या फिर खरीदना ही क्यों ना पड़े, जो बनाना पड़े, है ना। कंस्ट्रक्ट, या तो कंस्ट्रक्ट करो या बाय करो या फिर रेंट पे लेके दो भाई वाइफ को। Provided that no order under clause B shall be passed against any person who is a woman। वुमेन के खिलाफ नहीं होगा, ये नहीं है सास के खिलाफ दे दिया भाई। वुमेन कैन नॉट बी ऑर्डर टू मूव आउट। सास को घर से नहीं निकाल सकते, पति को घर निकाल सकते हैं। ठीक है। द मैजिस्ट्रेट may impose any additional condition कोई भी, or pass any other direction which he may deem reasonable, कोई भी reasonable चीज। ये नहीं कि भाई शोर नहीं करोगे, तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए तो ये वायलेशन हो जाएगा, नहीं नहीं। कोई भी reasonable necessary to protect or provide the safety aggrieved person or any child of such aggrieved person। ठीक है जी। मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड। अब रिस्पोंडेंट को एक बॉन्ड भी करवाया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर बॉन्ड वायलेशन माना जाएगा फिर उसको उसको हम फिर, अगर वो वायलेट करता है तो उस बॉन्ड को हम सिक्योर कर लेंगे, उसे देंगे नहीं वापस, फॉरफिट हो जाएगा बॉन्ड। ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर अंडर द चैप्टर 8। ठीक है जी। Order under subsection 3 shall be deemed to be an order made under chapter 8 of the Code of Criminal Procedure। ठीक है, and shall be dealt with accordingly। ठीक है जी। 125 सेक्शन हो गया। While passing an order under subsection 2 or subsection 3, the court will also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her on the person making an application on her behalf in the implementation of the order। By passing an order under subsection 1, subsection 2, section 3, the court may also pass an order directing the officer in charge of पुलिस को जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा to give protection to the accused person, assist her or the person making an application on behalf of the implementation of the order। ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में, यानी कि उसे बाहर निकालना है तो भी घर से कि भाई अब तू जाओ, ऑर्डर आ चुका है। While making an order under subsection 1, the magistrate may impose the respondent obligation relating to the discharge of rent and other payments having regard to the financial needs। and अब इसमें ये है कि भाई फाइनेंशियल नीड्स का भी ध्यान रखा जाए ना। तो ऑर्डर देते टाइम, ये रेजिडेंस ऑर्डर देते टाइम अगर कोई रेंट भी आ रहा है उनका तो उसको भी कैसे बांटना है आगे, जो कमी ना पड़े वुमेन को। ठीक है जी। द मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन इन व्हिच jurisdiction the magistrate has approached to assist in the implementation of the protection under जो उनके jurisdiction है। Magistrate would direct the respondent to return to the possession of the aggrieved person has स्त्री धन। अगर कोई वुमन का स्त्री धन और एनी प्रॉपर्टी अवेलेबल सिक्योरिटी है तो वो भी वापस वापस दे दो। ठीक है जी। बहुत ईजी था, 20 मिनट की रिलीज।
While disposing an application under subsection 1 of the section 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person. ठीक है जी, while disposing फाइनल वाला ऑर्डर, ऑल्दो स्टार्टिंग में एट एनी स्टेज हम ले सकते हैं इसको। ठीक है जी, damages and compensation. Magistrate may direct the respondent to pay monetary relief। ठीक है, टू meet the expenses भी हमने monetary relief पढ़ा था कहाँ पे बना, डेफिनेशन पे। Meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of domestic violence। Such relief may include but is not limited to। इसमें ये included हुई चीज है, पर this list is not final। ये ऐसी नहीं, this list is not exhaustive, है ना। इसके आगे भी चीजें हो सकती हैं लाइक डैमेजेस। ठीक है, लॉस ऑफ अर्निंग्स, इनके लिए मॉनेटरी रिलीफ देते, मेडिकल एक्सपेंस को उठाना पड़ जाए, लॉस कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन डैमेज रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीड पर्सन एज वेल एज आवर चिल्ड्रन इफ एनी an order under or in addition to any order of maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure or any other law for the time being in force। कोई भी ऑर्डर इनके एडिशन में, ठीक है जी, इसलिए दे रखा था, बट इज नॉट लिमिटेड टू, है ना, कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं मॉनेटरी रिलीफ। द मॉनेटरी रिलीफ granted under this section shall be adequate, fair, and reasonable, and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is as accustomed। Adequate, 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 fair and reasonable होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा consistent with the standard of living, very important। ऐसा नहीं कि वो रह रही हैं आज लग्जरी लाइफ और उन्हें दे दिए उन्होंने 5,000। ठीक है, उनके थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखना पड़ेगा। द मैजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू ऑर्डर एन एप्रोप्रिएट लम सम पेमेंट और मंथली पेमेंट। ठीक है, या तो अभी मॉनेटरी रिलीफ कैसे दे सकते हैं, या तो एक बारी में लम सम पेमेंट और मंथली पेमेंट। ठीक है जी, मंथली मेंटेनेंस एज नेचर सब। द मैजिस्ट्रेट शैल सेंड ए कॉपी ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी रिलीफ to the parties to the application in charge of the police station within local limits। ठीक है, the respondent shall pay the monetary relief granted to the aggrieved person within the period specified in the order। shall pay करना पड़ेगा भैया, देने पड़ेंगे aggrieved person को period specified in the order। एक महीने में, 1.5 महीने में, upon the failure of the party of the respondent to make payment in terms of the order under section, magistrate may direct the employer। ये पावर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पावर है। एक उसके एम्प्लॉयर को, यानी कि जिस कंपनी में काम करता है उसके जो मैनेजर हैं, बॉस है, उनको, या फिर डेबिटर को, पे डायरेक्टली और डिपॉजिट इन कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर डेबिटर ऑफ द रिस्पोंडेंट टू डायरेक्टली पे टू द एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, जिससे पैसे लेने रिस्पोंडेंट को, चाहे उसका उसका चाहे एम्प्लॉयर हो या उसने किसी को पैसे दे रखे हैं तो डेबिटर हो, डायरेक्टली पे कर देंगे टू द एग्रीव्ड पर्सन, और डायरेक्टली पे द एग्रीव्ड पर्सन डिपॉजिट विद द कोर्ट पोर्शन ऑफ द वेजेस, है ना, उसकी तनख्वाह का एक टुकड़ा और सैलरीज और डेथ पोर्शन, है ना, पूरा नहीं, हर महीने की पूरी तनख्वाह नहीं, उससे भी तो चाहिए ना कुछ। डेप्ट और अक्रूड टू द क्रेडिट ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है जी, which amount may be adjusted toward the monetary relief payable by the respondent। ठीक है जी, कस्टडी ऑर्डर्स बहुत जरूरी है। notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force। मैजिस्ट्रेट में at any stage, ये फिर अंतरिम हो सकता है, application for the protection order or any other relief grant temporary custody of any child or children to the aggrieved person कर सकते हैं ग्रांट, और
person making an application on her behalf and specify, if necessary, the arrangement for visit of such children by the respondent. ठीक है, दोनों का ख्याल रखा गया है, पर एग्रीड वुमन को कस्टडी दे सकते हैं किसी भी स्टेज पे, ठीक है जी। Provided that the visit of the respondent may be harmful to the interest of the child or children, the magistrate shall refuse to allow the visit. आप रिफ्यूज भी कर सकते हैं, देने तो है ही पर रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो हमने कस्टडी ऑर्डर्स पे लास्ट टाइम ख़त्म किया था, इस बार हम शुरू करेंगे फिर से, लेकिन कस्टडी ऑर्डर से। ये फिर सबसे ज़रूरी है, अंतरिम ऑर्डर होता है, यानी कि एट एनी स्टेज इट कैन बी गिवन, ठीक है जी। अब हम आगे पढ़ेंगे कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी किसकी हो सकती है? बच्चों की। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, चाहे किसी भी एक्ट में इसके सिवा कुछ भी लिखा हो, इस एक्ट के सिवा और किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, उसमें हम लोग चाहे कुछ भी लिखा हो तब भी मैजिस्ट्रेट में, ठीक है जी, एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग, किसी भी स्टेज ऑफ हियरिंग, कहा था ना मैंने, एंथरिम ऑर्डर है, यानी कि कभी भी हो सकता है। फॉर द एप्लीकेशन फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द एप्लीकेशन फॉर द चाइल्ड और चिल्ड्रन, चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा, टू द एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन को कस्टडी दे देंगे, एग्रीव्ड पर्सन और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन, या तो जैसे ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन करते हैं ना, मे बी द पेरेंट्स ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, ऑन हर बिहाफ, ठीक है जी, ऑन हर बिहाफ आ गया। एंड स्पेसिफाई इफ नेसेसरी द अरेंजमेंट्स फॉर द विजिट ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन बाय द रिस्पोंडेंट, और मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे कि मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे कि कब कब रिस्पोंडेंट मिल सकता है बच्चों से, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट एनी विजिट ऑफ द रिस्पोंडेंट में बी हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन और चाइल्ड, द मैजिस्ट्रेट शैल रिफ्यूज़ टू अलाउ सच विजिट। अगर मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि ये हार्मफुल होगी द विज़िट ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है उनको विज़िट करने के लिए, ठीक है जी। ये भी इंतरिम ऑर्डर है। उसके अलावा अब हम आएंगे कंपनसेशन ऑर्डर, सेक्शन 22, ये फाइनल ऑर्डर होगा। इन एडिशन टू अदर रिलीफ्स, है ना, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये कंपनसेशन के बारे में। इन एडिशन टू अदर रिलीफ्स एज मे बी ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, द मैजिस्ट्रेट मे ऑन एन एप्लीकेशन, ठीक है जी, मे ऑन एन एप्लीकेशन मे मेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू पे कंपनसेशन, ऑर्डर दे देगा रिस्पोंडेंट को कि कंपनसेशन पे करते, एंड डैमेजेस फॉर द इंजरीज इंक्लूडिंग मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द एक्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय दैट रिस्पोंडेंट, ठीक है जी। किस लिए दे देगा कंपनसेशन या फिर डैमेजेस दे देगा? जो इंजरीज हुई हैं, इंजरीज़ में क्या क्या इंक्लूड होगा, चाहे मेंटल टॉर्चर हुआ है या इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, कॉज्ड बाय द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय दैट रिस्पोंडेंट। तो ये कभी मिलेगा? तब हमारे में ये प्रूव हो जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तब, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे 23 पे, सेक्शन 23, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स, ये दे दिया ना मैंने, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। एक्स पार्टी तो मतलब इंटरिम मतलब किसी भी स्टेज पे, और एक्स पार्टी यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी को सुन के। इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम मतलब मैजिस्ट्रेट, अंडर दिस एक्ट द मैजिस्ट्रेट में पास, ठीक है जी, सच इंतरिम ऑर्डर एज ही में डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर। उसके अंदर कोई भी वो ऊपर वाले जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब आ सकते हैं, चाहे कस्टडी ऑर्डर हो, ठीक है जी, प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ठीक है। इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन प्राइमा फेसाई डिस्क्लोजेस, फिर ये प्राइमा फेसाई वर्ड का यूज़ किया गया जो हमारा कहाँ हुआ था यूज़, प्रोटेक्शन ऑर्डर में भी हुआ था, ठीक है। discloses that the respondent is committing or has committed, is committing यानी कि अभी चल ही रहा है कमीशन, or has committed an act of domestic violence or
दैट देयर इज़ लाइकलीहुड दैट द रिस्पोंडेंट मे कमिट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है जी, या तो कमिटिंग चल ही रहा है या फिर किया था या फिर करने भी वाला है। ही मे ग्रांट एन एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब एक ही पार्टी को सुन के, जैसे कि अग्रीव्ड पर्सन को सुन के ही ऑर्डर पास करते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट लेगा लेकिन सबूत में। इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन से एक एफिडेविट लेंगे अंडर सेक्शन 18, 19, 20। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है ना, और ये जो दोनों थे ऑर्डर 19 और 20 में सेक्शन 21, और केस में भी सेक्शन 22 अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। अब ये सारे ऑर्डर एक्स पार्टी भी पास किए जा सकते हैं। एक्स पार्टी कैसे करेंगे? ऑन एन एफिडेविट। ठीक है, अगर प्राइमा फेसा ही लगता है तो इनमें से कोई भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो ऊपर तो हमने पढ़ा था ये कुछ ऑर्डर इसमें से फाइनल ऑर्डर थे, मगर यहाँ पे अंतरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर भी है, दे सकता है एसओपी मजिस्ट्रेट। कोर्ट टू गिव कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो ठीक है जी, मजिस्ट्रेट दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। दैट कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी गिवन, है ना, शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पार्टीज टू द एप्लीकेशन। ठीक है जी, चाहे एग्रीड पर्सन रिस्पोंडेंट बोथ द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन एनी सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड कोर्ट इफ एनी सर्विस प्रोवाइडर हैज रजिस्टर्ड डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू दैट सर्विस प्रोवाइडर। सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है जी, ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल बी इन फोर्स। अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये कब तक रहेगा? टिल द एग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन ना अप्लाई कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा प्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फोर्स में कब तक रहेगा? तब तक कि एग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज, यानी कि उसको ख़त्म करने का के लिए एप्लीकेशन न लगाएगा एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है जी। इफ़ द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीट ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट is satisfied that there is a chance in the circumstances requiring alteration, modification or revocation of any order made under this act, he may for the reasons to be recorded in writing pass such order as may be deemed appropriate। अब इसमें ये दूसरे पहले पॉइंट में तो है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर कब तक रहेगा, इसको बहुत ज़रूरी है हमें कि प्रोटेक्शन ऑर्डर इन्फोर्स कब तक रहेगा। दूसरे में है जी कोई और अदर ऑर्डर। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर तो कब तक रहेगा? जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन ना उसको, ठीक है जी, डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करे। और अदर ऑर्डर, कोई और अदर ऑर्डर होगा तो उसको कौन कौन कर सकता है? उसको एग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट दोनों लगा सकते हैं किसी और अदर ऑर्डर के लिए। तो फिर उसका ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और रिवोकेशन हो सकता है। होगा किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है जी। कैसे होगा? एक एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन कौन देगा? एग्रीव्ड पर्सन देगा या रिस्पोंडेंट देगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर का क्या होगा? चेंज दैट देयर इज सेटिस्फाइड। प्रूव नहीं करना, ओनली सेटिस्फैक्शन चाहिए मैजिस्ट्रेट को, सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, सर्कमस्टांस चेंज हो गए, या तो अलग अलग रहने लग गए हैं या उनके बीच में सुलह हो गई है, ऐसे। फिर वी मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वी मे पास सच ऑर्डर। ठीक है जी। रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court or criminal court affecting the aggrieved person and the respondent, whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act। अब ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी सेक्शन है 26। रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। मान लीजिए उनके बीच में कोई और भी, क्यों आ रहा था, कोई और भी प्रोसीडिंग चल रही है कहीं पर,
कोई सिविल कोर्ट में चल रही है या क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है जो एग्रीव्ड पर्सन को अफेक्ट करती है, एंड द सिविल फैमिली क्रिमिनल एंड द रिस्पोंडेंट वेदर सच प्रोसीडिंग वाज इनिशिएटेड बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है जी, वहाँ पे भी ये सारे रिलीफ्स मांगे जा सकते हैं सेक्शन 18, 19, 20, 21 और 22 वाले। ठीक है जी, एनी रिलीफ रेफर टू इन सबसेक्शन 1 में बी सॉट फॉर एन इन एडिशन टू and along with the other relief that the aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before a civil or criminal court। ये एडिशन में मांगे जाएंगे जो आपको मान लीजिए सिविल सूट चल रहा है या मान लीजिए 125 मेंटेनेंस का चल रहा है आपको, अब तो सेक्शन चेंज हो गया है, तो मान लीजिए मेंटेनेंस की चल रही है प्रोसीडिंग, उसमें भी मांग सकते हैं इन एडिशन टू द मेंटेनेंस कोई भी इनमें से रिलीफ। ठीक है, in case any relief has been obtained by the aggrieved person in any proceedings other than a proceeding under this act। मान लीजिए इन द केस रिलीफ मिल गया उनको, ये जो ऊपर रिलीफ दिए गए सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, इससे कोई रिलीफ मिल गया है किसी और प्रोसीडिंग में, मतलब रिव्यू एक्ट के अंदर केस करके नहीं मगर किसी और केस के चलते चलते, शी शैल बी बाउंड टू इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट ऑफ द ग्रांट ऑफ सच रिलीफ। मान लीजिए सिविल कोर्ट में चल रहा है तो मैजिस्ट्रेट को शी शैल वो बाउंड होंगी मैजिस्ट्रेट को बताने के लिए। ठीक है जी, ये सेक्शन 25 पर लिखा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर ड्यूरेशन एग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज, एनी अदर ऑर्डर आइदर द एग्रीव्ड और द रिस्पोंडेंट अप्लाइड। ठीक है जी, फिर आगे जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एज द केस में भी इसके पास होगा जी केसेस ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन डीवी एक्ट के अंदर। द पर्सन एग्रीव्ड परमानेंटली और टेम्परेरीली रिसाइड्स और कैरिंग ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड। ठीक है जी, या तो वहाँ पर नौकरी कर रहा है या फिर उसका बिजनेस चला रहा है या परमानेंटली और टेम्परेरीली रह रहा है, यानी कि टेम्परेरीली का मतलब ये नहीं होटल में रह रहा है, रेंट पे रह रहा है मान लीजिए, लेकिन रह रहा है एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है जी, द रिस्पोंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड। ठीक है जी, मान लीजिए गुड़गांव के पास का एक हम एग्जांपल ले लें, मानेसर अलग है, गुड़गांव अलग है। मान लीजिए ही रिजाइड्स इन मानेसर बट ही गोज टू वर्क्स टू सम अदर सिटी, है ना, जुरिस्डिक्शन अंदर अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे वो जहाँ पे भी एम्प्लॉयड है वहाँ भी केस कर सकते हैं फाइल। शैल बी द और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइजन हुआ है। ठीक है जी, जहाँ पे कि जिस घर में मान लीजिए पहले मुंबई रहते थे तो मुंबई में वो आ गए दिल्ली में रहते हैं तो मुंबई में भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, शैल बी द competent court shall be the competent court to grant a protection order or other orders under this act to try offences under this act. Any order made under this act shall be enforceable throughout India। ठीक है जी, अब ये ऑर्डर मान लीजिए मुंबई में लिया है लेकिन अभी रह रहे हैं ये लोग दिल्ली में। ठीक है जी, मुंबई दिल्ली, तो दिल्ली में भी इन्फोर्स करा सकते हैं, कहीं भी इन्फोर्स करा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे 28 पे, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 31 शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है जी, इसका जो प्रोसीजर होगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का लागू अब हो जाएगा BNSS का, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का, है ना। उसके बाद 29 वेरी इंपॉर्टेंट, अपील, याद रखिएगा, अपील कैन बी डन अंडर सेक्शन 29 ऑफ द अंडर DV एक्ट, अपील कैन बी डन अंडर सेक्शन 26, 27, 28 एंड 29, 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देयर शैल लाई एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है जी, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मैजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द एग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट।
एंड द केस में भी विच एवर इज़ लेटर, जो भी लेटर डेट होगी उससे 30 डेज, ठीक है जी। देयर शैल बी एन अपील टू द कोर्ट, किसको अपील करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन को, विद इन कितने दिनों में, 30 डेज के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट, ठीक है जी। जिस दिन वो डिसीजन सर्व होगा उस दिन से 30 डेज। और चैप्टर 5 एक लास्ट चैप्टर हमारा मिसलेनियस है, इसमें सेक्शन 30। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दी प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, एंड द मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स while acting or purporting to act in the pursuance of any of the provision of this act, इनके अंडर कोई भी काम करते हुए इस एक्ट के अंडर में, any rules or orders made thereunder shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, ठीक है जी। deemed to be public servant हो जाएगा, ठीक है जी, deemed to be public servant। अब ये सबसे ज़रूरी 2-3 सेक्शन है, इन्हें बड़ा ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 31, पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट, ठीक है जी, पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच कर दिया जो रिस्पोंडेंट ने, अब तो ब्रीच होगा कैसे, है ना, मान ब्रीच ऐसे होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस फिर से वो कर दे, ठीक है। ए ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर और एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट शैल बी एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, एक ऑफेंस माना जाएगा। ये ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर को, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच कर दिया और इन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है जी, चाहे फाइनल प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के अलावा, ठीक है, रिस्पोंडेंट शैल बी एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, शैल बी एन ऑफेंस, ऑफेंस माना जाएगा अंडर दिस एक्ट, and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, ठीक है जी, and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़, और विद बोथ, दोनों, फाइन एक्सटेंड 20,000 तक का फाइन और 1 साल तक की सज़ा, ठीक है, ठीक है जी। प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया तो 1 साल तक की सज़ा मिलेगी, और या फिर 20,000 रुपये का फ़ाइन, या फिर दोनों, ठीक है। द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन शैल फार एज प्रैक्टिकेबल बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट। अब ये नया ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये दोबारा एक नया केस स्टार्ट हो जाएगा ई एक्ट के अलावा, कि वायलेशन का एक अलग केस बनेगा, वो केस भी फार एज प्रैक्टिकेबल बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट हु हैज़ पास्ड द ऑर्डर, जिस मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है, अगर प्रैक्टिकेबल है तो वही उसको ट्राई करेंगे, ठीक है जी। द ब्रीच ऑफ विच हैज़ बीन एलिज्ड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड, ठीक है जी। वाइल फ्रेमिंग चार्जेस अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम चार्जेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट एज द केस में बी, इफ द फैक्ट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर दोज प्रोविजंस, ठीक है जी। वाइल फ्रेमिंग चार्जेस अंडर सबसेक्शन 1, अगर इसकी चीज़ के चार्ज लग रहे हैं ब्रीच के, तो उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट 498A का भी चार्ज लगा सकता है, या डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर भी अगर कोई चार्ज बनता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। कॉग्निजेंस क्या होगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि सर पास कर दिया है CRPC को। द ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 31 शैल बी, सब सेक्शन 1 और सेक्शन 31, यानी कि ब्रीच का ऑर्डर है, ब्रीच का जो ऑफेंस है वो होगा कॉग्निजेबल एंड नॉन वेल्यूबल। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेक्शन 32 में, कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कैन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, एंड नॉन वेल्यूबल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड टू टेक द बेल, है ना। अपॉन द सो, अब ये इसमें दिखा था भाई प्रूफ, सेक्शन में प्रूफ, अपॉन द सोल टेस्टिमनी, बहुत ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट,
प्रूव कैसे करेंगे कि ब्रीच हुआ है? तो अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन बोल दे कि हुआ है तो मतलब हुआ है, तो कोर्ट में कंक्लूड, शैल नहीं मतलब मे कंक्लूड। इट मीन्स कि कोर्ट कैन स्टिल आस्क फॉर एविडेंसेस, है ना। सोल टेस्टिमनी may not be enough, may not be enough. I'm not saying it shall not be enough, it may not be enough, but it may be enough. Court may conclude that the offence under subsection 1 has been committed by the accused. ठीक है जी। तो सोल टेस्टिमनी की बहुत बड़ी वैल्यू है, मगर इट्स नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ। सोल टेस्टिमनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर स्टिल कोर्ट में आस्क फॉर मोर एविडेंसेस। ठीक है जी। पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी, अब ये पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसको ये ध्यान रखिएगा। इसमें सेम यही सज़ा, 1 साल की 25,000 तक का फाइन। प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाता है तो उसको भी सज़ा मिलेगी विद फाइन विच नेक्स्ट टू 25,000 रुपीज़ और विद 1 ईयर। ठीक है जी। शैल बी नेक्स्ट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 33 हमारा हो गया। 34 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब इनका कॉग्निजेंस क्या होगा? ये जैसे 32 33 थे, ऐसे 31 32 थे, ऐसे 33 और 34 दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं। ये होगा जो रिस्पोंडेंट के लिए, ये होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। No prosecution or other legal proceeding shall lie against protection officer unless a complaint is filed within the previous section of the previous sanction of the state government or an officer authorized by it in this way। इसमें एक कंप्लेंट फाइल करनी होगी with the previous sanction of the state government or an officer authorized by it in this way। अगर हमें प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ हमें जाना है तो ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है। फॉर एनी डैमेज इज कॉज्ड लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एनीथिंग विच इज गुड डन इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन। ठीक है। मान लीजिए अरेस्ट कर लिया ब्रीच पे, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने ब्रीच किया, रिस्पोंडेंट ने ब्रीच किया ऑर्डर सेक्शन 31 के अंडर, उसने अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो गलत था, वो बाद में प्रूव नहीं हो पाया लास्ट में। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ ही कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन। ठीक है जी। ये एडिशन में होंगी सारी चीज़ें, क्योंकि खिलाफ किसी एक्ट के खिलाफ नहीं जा रहा है एक्ट, बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, एडिशन टू। कोई और उसमें रिलीफ नहीं है तो आप इस एक्ट में रिलीफ ले लेंगे आके। सेक्शन 37 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजन अंडर दिस। ठीक है जी। तो हमारा हो गया ख़त्म एक्ट। बस आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार नज़र मार लीजिए, डेट्स याद रखिएगा, सेक्शन नंबर याद रखिएगा, एंड याद रखिएगा कि टाइम कितना कितना दिया हुआ है। जैसे अपील है कितने दिन में करनी है, 30 डेज में करनी है, किसके करनी है, ऑर्डर के करनी है। ठीक है जी। किस ऑर्डर रिसीव होगा, किस दिन एग्रीव्ड पर्सन को या फिर रिस्पोंडेंट को, उसके 30 डेज़ के अंदर जो भी लेटर डेट होगी ऐसे। ठीक है जी। 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को फर्स्ट डेट देनी है, 2 दिन के अंदर सर्व करना है क्योंकि तीसरे दिन डेट होगी। ऐसे ये सब चीज़ें याद रखनी। 60 डेज़ में कोई भी प्रोसीडिंग है इसमें ख़त्म करनी है। थैंक यू सो मच।